नमस्कार, स्वागत है आपका सृष्टि आईएएस में। आज मैं यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के पॉलिटी के 17 प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व 2023 और 2024 पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न पूछे गए थे पॉलिटी के, उन सभी पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम 2022 के जो प्रश्न पूछे गए हैं, कुल 17 प्रश्न हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक चीज समझिए कि हमने संसदात्मक लोकतंत्र को अपनाया है, यानी जनता लोकसभा के सदस्यों को चुनती है और जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हीं में से जिस भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है वह सरकार का गठन करते हैं, सरकार बनाते हैं। और सरकार जनता के पैसों को ही खर्च करती है, वह अपनी जेब से कोई पैसा नहीं खर्च करती, बल्कि वह जनता के पैसों की ट्रस्टी के रूप में काम करती है, उसी के धन को खर्च करती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि वह कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं कर रही है, सही ढंग से इस धन को खर्च कर रही है या नहीं, इसको जांचने, परखने और अंकेक्षण करने की जो जिम्मेदारी दी गई है भारतीय संविधान के द्वारा, उसे कहा गया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, या इसे ही हम सीएजी कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से लेके 151 के बीच में इसके बारे में चर्चा की गई है। सीएजी के बारे में कुछ बातें हैं जो हम जान लेते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं 6 वर्षों के लिए। हालांकि संविधान में इसके टेन्योर के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, उसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि इस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। ठीक है, तो 6 वर्षों के लिए सीएजी की नियुक्ति की जाती है। अब ये जो सीएजी होता है, कैग होता है, वह अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और 2 काम करता है, अकाउंटिंग का भी काम करता है और ऑडिटिंग का भी काम करता रहा है 1976 तक। 1976 से वह केवल ऑडिटिंग का काम करता है, अकाउंटिंग का काम नहीं करता है। ये बात आपको जरूर जाननी चाहिए और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो ये प्रश्न पूछा गया है। अब ये अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को सौंपता है और राष्ट्रपति महोदय प्रत्येक सदन में यानी लोकसभा और राज्यसभा में यह इसे रखवाते हैं। अब जब यह अपनी रिपोर्ट रखवा दिए उसके बाद क्या होता है, एक चीज समझिए, संसद के सदस्यों के पास समय का बड़ा अभाव होता है। ऐसे में उनके समय को बचाने के लिए और बेहतर ढंग से किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ संसदीय समितियों का गठन किया गया है। वहीं 3 वित्तीय समितियां हैं, लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति। ये वित्तीय समितियां हैं। इसमें से जब यह रिपोर्ट सीएजी अपनी रिपोर्ट सदन में रखवा देता है, यानी राष्ट्रपति के माध्यम से अपनी रिपोर्ट रखवा देते हैं, तो इस रिपोर्ट को जो लोक लेखा समिति है, जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है, यह समिति क्या करती है, इस रिपोर्ट की जांच करती है। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि पीएसी है क्या। तो लोक लेखा समिति, ये इसके टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के सदस्य और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। 2 बातें और है जो आपको जाननी चाहिए पीएससी से संबंधित। इसमें जो पहली बात है कि विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, तो अध्यक्ष जो होता है वह विपक्ष का होता है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, मंत्री इसका सदस्य
मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। तो इस प्रकार पीएसी जो कैग की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की जांच करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब हमारा जो प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है, तो इसका हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित, कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। कारण 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। एक बात आप समझिए कि भारत के संदर्भ में यदि हम पंचायतों की बात करें तो प्राचीन काल से ही पंचायतें अस्तित्व में रही हैं और स्वतंत्रता के बाद भी लगातार इनकी स्थिति बनी रही। लेकिन यदि हम बात करें, जब हम स्थानीय शासन की बात करते हैं तो हम भारत को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला ग्रामीण भारत और दूसरा शहरी भारत। ग्रामीण भारत के लिए जो पंचायतों का गठन के संबंध में भारत में 73वां संविधान संशोधन किया गया था। 73वां संविधान संशोधन किया गया था जिसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि पंचायतों से संबंधित है, जिसमें कुल 29 विषयों को रखा गया। ये तो हुई ग्रामीण भारत के संदर्भ में। अगर हम शहरी भारत के संदर्भ में यदि हम स्थानीय स्वशासन की बात करें तो इसके संदर्भ में 74वां संविधान संशोधन किया गया था और भारतीय संविधान के अनुसूचियों की यदि हम बात करें तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें कुल 18 विषय रखे गए थे। यानी मोटा मोटा यदि हम बात करें तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन से पूर्व पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया था और यह महत्वपूर्ण संविधान संशोधन रहा है जिसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न पे। जो हमारा कथन है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बिल्कुल हमारा कथन सही है। जबकि कारण 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था, यह भी हमारा सही है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। इस तरह से हमारा जो बी ऑप्शन है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ दो सूचियां दी गई हैं और पहली सूची में अनुसूचियां दी गई हैं और जबकि दूसरे सूची में उनसे संबंधित विषय दिए गए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बात है जो आपको जाननी चाहिए। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आप महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं। इसके साथ ही आपको अनुसूचियों के बारे में भी जानना चाहिए कि जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वो कौन कौन सी 12 अनुसूचियां हैं और उनके कौन कौन से विषय, किन विषयों से उनका संबंध है। ठीक है, तो अनुसूचियों के बारे में आपको जानना चाहिए। तीसरा, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उन महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में भी आपको जानना चाहिए। और चौथा जो महत्वपूर्ण बात है
कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले, या जिसे आप आसान भाषा में कहें वाद हैं, इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। ये इस प्रकार ये चारों चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए पॉलिटी में। आप सिर्फ आर्टिकल पढ़ करके ही आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे, अनुसूचियों के बारे में भी आपको जानना होगा और संविधान संशोधन के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में भी जानना होगा। अब एक चीज और समझिए कि अनुसूचियों के संदर्भ में हम लोग पिछले 2 साल के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं, तीसरे साल के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बात और समझिए कि अनुसूचियों के संदर्भ में अब तक 2 टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। 2 टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। टाइप पहले में क्या किया गया है कि अनुसूचियां दी गई है और उसके विषयों का आपस में मिलान करना है। ये तो हुआ एक टाइप का प्रश्न, इस टाइप के अनुसूचियों के प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा, 7वीं और 8वीं जो अनुसूची हैं, इनके विषयों के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे 7वीं अनुसूची के संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों को आपस में मिलान करने से संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और यह सूची के रूप में ही पूछा जाता है। 2 सूचियां दे दी गई रहती हैं, सूची 1 और सूची 2, और एक तरफ लिख दिया गया रहता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जबकि दूसरी तरफ उनके विषयों से आपस में मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। और दूसरी जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो आप 7वीं और 8वीं अनुसूची को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न पे। जो हमारा प्रश्न है, तीसरी अनुसूची, चौथी, 7वीं और 8वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, जैसा पीछे अभी हम लोगों ने जब 2023 का प्रश्न सॉल्व किया था तो वहां पे हमने देखा था कि 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए जाने वाले विधियों के संबंध में सूची, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में 7वीं अनुसूची में कहा गया है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें तो राज्य से संबंधित है, दूसरा वेतन से संबंधित है और तीसरा शपथ से संबंधित है, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के संदर्भ में है, और जो चौथी अनुसूची है राज्य विधान परिषदों में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। ए का 2 ये लीजिए। तीसरी अनुसूची भी अगर आपको पता है तो आप प्रश्न हल कर ले जाएंगे, या 4 का 1 पता है तो भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे। आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान। इसका डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, लीजिए, ये तो फिर से लगातार तीसरे वर्ष भी जो समितियां हैं, पंचायतों से संबंधित जो समितियां हैं, लगातार तीसरे वर्ष भी यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। यानी संसदीय समिति, जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो समितियां हैं, वहां से हर साल प्रश्न पूछा जा रहा है। वैसे भी पंचायतों से संबंधित 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे सूची 1 में समितियां दी गई हैं और सूची 2 में उनके नियुक्ति का वर्ष दिया गया है। अब देखिए, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति। इसमें जो बलवंत राय मेहता समिति है, बड़ा ही महत्वपूर्ण समिति है। इसको 1957 में इसकी नियुक्ति की गई थी और इसे मुख्य रूप से सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी, ताकि वह बेहतर क्रियान्वयन कर सके। इसके संदर्भ में इन्हें रिपोर्ट तैयार करना था। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट दी। अशोक मेहता, और इसका गठन 1957 में हुआ। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायतों के गठन के संदर्भ में बात किया। अच्छा, एक और समिति थी GVK राव समिति। टोटल 5 समितियां हैं।
पंचायतों के संदर्भ में जो आपको जाननी चाहिए, जीवीके राव समिति का गठन 1985 में हुआ था और उसके बाद एल.एम. सिंघवी समिति जिसका गठन 1986 में हुआ था और इसने सबसे पहले कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। ठीक है। और पी.के. थुंगन समिति 1988 में इसी के अनुसार 73वां संविधान संशोधन किया गया। उसकी एक आप देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, रूपरेखा, तो पी.के. थुंगन समिति में हमें दिखाई देती है। इस तरह से ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे राज्य दिया गया है और विधानसभा की सदस्य संख्या दी गई है। एक बात आप समझिए, जैसे ये प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2022 में 7 राज्यों के विधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें से गोवा भी है, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। इन चारों राज्यों के विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जो हुआ था 2022 में हुआ था। इसीलिए एक चीज आप समझिए, जिस वर्ष भी आपको परीक्षा देनी है, जैसे 2025 का आपको एग्जाम देना है, तो आप देख लीजिए इसके आसपास जब ये एग्जाम होता है उसके आसपास जिस भी राज्य के विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, उस राज्य के विधानसभा की सीटें कितनी हैं, विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, इसे आप देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोवा है, गोवा में 40 विधानसभा की सीटें हैं, उत्तराखंड में 70 हैं, मणिपुर में 62 नहीं बल्कि 60 है और उत्तर प्रदेश तो आपको पता ही है, यूपी स्पेशल में आपने जरूर पढ़ा होगा, 403 सीटें हैं। ठीक, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया कानून कब पारित किया गया। ठीक है, इसे हम पेसा एक्ट भी कहते हैं। 1996 का ये एक्ट है जिसके तहत शेड्यूल्ड एरिया को कुछ स्पेशल छूट, स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, जब मेंस के लिए डिटेल में पॉलिटी को पढ़ते हैं, पंचायत वाले टॉपिक में इसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं। अभी फिलहाल 1996 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ लोकसभा और उसके चुनाव वर्ष दिए गए हैं, इसमें देखना है कि जो वर्ष दिया गया है सही है या नहीं। एक बात और समझिए, आपको कुछ चीजें हैं जो जरूर याद करनी चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन से थे, दूसरे, तीसरे से लेके वर्तमान तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं इनको आपको याद करना चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरा, उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा लोकसभा का चुनाव किस किस वर्ष हुआ था, जैसे पहली लोकसभा, दूसरी लोकसभा, तीसरी लोकसभा, वर्तमान तक, इन सभी के बारे में आपको याद करना चाहिए। यूपी पीसीएस में आप देखेंगे यहाँ से एक प्रश्न आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 11वीं लोकसभा का चुनाव 1996 में हुआ था, बिल्कुल सही है, बीजेपी को उसमें ज़्यादा सीटें मिली थी और एनडीए ने अपना सरकार बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री बने, हालांकि 13 दिन के बाद ही उनकी सरकार गिर गई। ठीक है, जो 7वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, जबकि इंदिरा गांधी उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी और उन्हें प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन ये चुनाव 1980 में नहीं बल्कि 1982 में नहीं बल्कि 1980 में हुआ था। वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। 1984 में उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद राजीव गांधी
देश के प्रधानमंत्री बने। तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुमेलित नहीं है पूछा है, तो 7वीं लोकसभा का चुनाव 1980 में हुआ था। 13वीं लोकसभा का चुनाव 1999 में हुआ था। वाजपेयी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। और 1989 लोकसभा का चुनाव 1989 में, ये सही है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1991 में हुआ था, इसके द्वारा ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। तो इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई। तो एक चीज समझिए कि ये बात तो महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला, ये दोनों ही महत्वपूर्ण केस हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, उसमें मैंने बताया पॉलिटी के जितने आर्टिकल, संविधान के जितने महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, अनुसूचियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, संविधान संशोधन, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण जो फैसले हुए हैं, जो महत्वपूर्ण वाद हैं, उनके बारे में भी आपको जानना होगा। तो यहाँ पे जो दो महत्वपूर्ण वाद हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में को कम नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, संविधान के मूल संरचना के बारे में बताया गया था। और ये जो दोनों केस हैं, इस पे डिटेल में फिर कभी हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल प्रश्नों पे आते हैं, क्योंकि ये दोनों ही वाद महत्वपूर्ण है। केशवानंद भारती वाद तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और अगर कहा जाए कि पूरे जितने भी संविधान में जितने भी सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला कौन सा है, तो पहले नंबर पे केशवानंद भारती मामला आता है, ठीक है। तो संविधान के मूल संरचना के बारे में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में कहा गया था। तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी को आपको क्रमागत रूप से जानने की आवश्यकता है कि पहले कौन थे, दूसरे, तीसरे, चौथे, वर्तमान तक जितने भी हुए हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपको जानना चाहिए। अगर आप उसे जानते तो इस प्रश्न को आसानी से हल कर देंगे, क्योंकि आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये तीन लोग राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं। जबकि नीलम संजीव रेड्डी ये कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रपति रहे हैं। तो इस प्रश्न का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही है। तो एक बात समझिए, जो हमारा मूल संविधान बना था उसमें किसी भी मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 क जोड़ा गया और 10 मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया। लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 2002 में हुआ था, इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था कि माता पिता, अभिभावक या संरक्षक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से ये जो है मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य
जोड़ा गया था। तो अब हम देखते हैं जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं इनको आपको जानना चाहिए, और यहाँ से यूपीपीसीएस ही नहीं यूपीएससी में भी लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब हम इन्हें देखते हैं कि क्या दिया गया, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य। पहला है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना। दूसरा, राष्ट्रगान का सम्मान करना। तीसरा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। चौथा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। अब सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के बारे में फंडामेंटल ड्यूटी में है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करने से संबंधित बात भी कही गई है। राष्ट्रगान के सम्मान की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगीत के बारे में नहीं कहा गया है। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो ये दिया गया है ऑप्शन ए कि प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे वन और वन्य जीव, इसके साथ नदी और झीलों के बारे में कहा गया है कि प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, जिसमें वन, वन्यजीव, नदी और झीलों के संदर्भ में बताया गया, लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। अभी मैंने आपको बताया कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा आप देखेंगे 3 स्थानों पे बदलाव किए गए। कौन कौन से? पहला, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 क्लॉज ए जोड़ा गया। 21 क्लॉज ए जोड़ा गया। साथ ही कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व में जो आर्टिकल 45 है, इसके विषय वस्तु में बदलाव किया गया। और साथ ही मौलिक कर्तव्य में 51 ए, इसमें जे जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो इस प्रकार 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। और दूसरा, राज्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के लिए प्रयास करेगा, प्रयास नहीं, उनके लिए कार्य करेगा। ठीक है। और तीसरा, माता पिता अभिभावकों का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं। तो इस प्रकार से 86वां संविधान संशोधन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसी से राइट टू एजुकेशन एक्ट बना। ठीक है। तो इस प्रकार हमारे 12वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा। यहाँ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जा रही है। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि प्रत्येक राज्य की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, जैसे उत्तर प्रदेश की है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 क्लॉज 2 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाएगा, लेकिन संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा ऐसा किया जाएगा। ठीक है। अब हम प्रश्न पे आते हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा। यहाँ लोकसभा या संघ लोक सेवा आयोग या राज्यसभा से इसका कोई लेना देना नहीं है। संसद इसके लिए कानून बनाएगी, और जिस राज्य के लिए बनाना है, 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं, 2 या 3 जो भी राज्य हैं, उनके लिए अगर कानून, इनके लिए जेपीएससी बनाया जाएगा, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा, तो उनसे उनके निवेदन पर ही संसद ऐसा कर सकती है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनैतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
यहाँ पे 4 राजनीतिक दल हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये प्रश्न भी रिपीटेड है, पहले पूछा जा चुका है। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें सबसे पुरानी जो पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, इसका 1982 में गठन हुआ। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी 1984 में इसका गठन हुआ। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो 92 में इसका गठन हुआ, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का 1998 में हुआ। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ रहा है 3, उसके बाद 3 के बाद आ रहा है 1, उसके बाद आ रहा है 2 और लास्ट में आ रहा है 4। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और सही उत्तर ही पूछा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है सूचियों से संबंधित, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं और सूची 2 में राज्य। फिर वही बात देखिए, 2022 में सात राज्यों के विधानसभा का चुनाव हुआ था। उसमें गोवा भी है, पंजाब भी है, मणिपुर और उत्तराखंड। और वहाँ की जो नवनिर्वाचित विधानसभा थी उसके जो अध्यक्ष चुने गए, उन अध्यक्ष से संबंधित ये करंट का क्वेश्चन हो जाता है, उस समय का पॉलिटी का करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनका आपस में मिलान करना है। तो रमेश तावड़कर गोवा के, कुलतार सांधवान पंजाब के, टी सत्यव्रत मणिपुर के, रितु खंडारी उत्तराखंड के। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार ऐसा है, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की जो घोषणा की गई थी 25 अगस्त 1946 को की गई, लेकिन 2 सितंबर को 1946 में इसका गठन कर दिया गया। और ये जो अंतरिम सरकार थी देश के आज़ादी तक अस्तित्व में बनी रही। ठीक है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, जो इसके जो अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में यह समिति बनी थी। ठीक, और अगर हम बात करें इस समिति के बारे में, प्रश्न जो हमारा पूछ रहा है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी, तो इसका हो जाएगा 25 अगस्त 1946। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। एक चीज समझिए कि संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 22 भाग हैं। आपको इन 22 भाग के बारे में स्पष्ट रूप से जानने की आवश्यकता है। जानना चाहिए कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है। साथ ही अनुसूचियों के बारे में तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब यदि यहाँ पे दिया गया है भाग के बारे में, तो अगर हम बात करें तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट है। भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। 4 क में फंडामेंटल ड्यूटी है। अब यहाँ पे देखिए, यह जो है भाग 1 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है। नागरिकता भाग 2 में है और डीपीएसपी भाग 4 में है। तो यानी सबसे पहले तो हमारा 1 हो जाएगा। लीजिए, 1 से ही प्रश्न का हमारा आंसर निकल आया। सबसे पहले संघ और राज्य क्षेत्र है, उसके बाद नागरिकता है, उसके बाद राज्य के नीति निदेशक तत्व है, उसके बाद मौलिक कर्तव्य। तो हमारा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए और सही उत्तर हमारा ए है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अच्छा, यह हमारा अंतिम प्रश्न था। इस प्रकार 2022 के कुल 17 प्रश्न हैं जिन्हें हमने एक एक करके देखा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।